नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस, आपको पता है कि हम आपके बिजनेस की, अपने बिजनेस की, इस देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे उद्योगपति से जिनके पास इस इकोनॉमी की, आज के बिजनेस के हाल की बिल्कुल सही सही नब्ज होती है, जिनका हाथ हमेशा उस नब्ज पे होता है। लेकिन उनके पास चलो, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ और लाइक भी कीजिए। और अब मैं शुरू करता हूं बात आज की। आज के मेहमान हमारे साथ हैं श्रेय इंफ्रा फाइनेंस कंपनी के चेयरमैन हेमंत कनोरिया साहब, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन आलोक जोशी पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा चल रहा है कारोबार आपका अपना, और जिनका कारोबार आप चलाते हैं, जिनको आप फाइनेंस करते हैं, उनका। ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय तो सब लोग वरीड हैं कि कोविड से कहीं वो इफेक्टेड नहीं हो जाए। तो सब अपने शरीर का, अपने परिवार के शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, बहुत जरूरी है। और सरकार भी 4-5 महीने से इसी में, मार्च महीने से इसी में लगी हुई है कि किस तरह से सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, कम से कम लोग इफेक्टेड हों। और पूरे देश में इसी तरह का वातावरण है। अभी बिजनेसेस वगैरह के लिए तो 2-3 महीने से ही सरकार का भी उसमें ध्यान गया है, कुछ स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह भी अनाउंस किए हैं। और बिजनेसेस इस लॉकडाउन में जिस तरह से अप डाउन चलेगा, उसी तरह से अभी हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक इसी तरह का वातावरण चलेगा कि बहुत ही स्टेबलाइज्ड होकर कोई बिजनेस चले, हमें वैसा नहीं लगता है। ये इनस्टेबिलिटी हमें अपने नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग में इसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि ये इंस्टेबिलिटी रहेगा। जैसे स्वास्थ्य के लिए एक इंस्टेबिलिटी है, कोई को पता नहीं है कि कोविड कब उसको इफेक्ट कर सकता है, कहाँ से आ जाए, क्योंकि इनविजिबल वायरस है। कोई कहीं जा रहा है, वहां पर टच कर जाए, उससे हो जाए, उससे वो इफेक्टेड होकर सही ठीक हो जाए, या बीमार होकर कहाँ क्या किस अवस्था में पहुंच जाए, कोई को पता नहीं। तो जिस तरह से एक अनसर्टनिटी कोविड के कारण से, उसी तरह से हमें लगता है कि बिजनेस में भी एक इंस्टेबिलिटी है। अनसर्टेनिटी तो नहीं बोलेंगे, इंस्टेबिलिटी है। और इस इंस्टेबिलिटी को आदमी को समझकर, बिजनेसमैन को समझकर, इसी के साथ अभी मार्च तक तो जीना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मार्च तक जीना पड़ेगा। मार्च के बाद का हाल क्या दिखता है, खास तौर पे क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का काम करते हैं। तमाम एसएमई इंडस्ट्रीज हैं जो आपसे पैसा लेती हैं, उन लोगों का हाल क्या दिख रहा है? जो मोरेटोरियम 6 महीने का लगा, ये आपने भी दिया? और अगर आपने दिया है तो उसके बाद क्या भुगतान वापस आएगा, ऐसी उम्मीद आपको साफ साफ दिख रही है? नहीं, देखिए, ये मॉरेटोरियम के लिए जो सरकार ने और आरबीआई गवर्नर अनाउंस किए थे, और 6 महीना का जो मॉरेटोरियम था 31 अगस्त तक, ये एक अच्छा स्टेप था। क्योंकि इसके कारण से जो पेन है, एनबीएफसी में हो या बैंक्स में हो, जो लेंडर्स हैं और जो बोरोवर्स है, उसका पेन थोड़ा उसमें एड्रेस हुआ है। लेकिन अब जैसे ही ये 31 अगस्त का मॉरेटोरियम खत्म हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जो आरबीआई की रीफाइनेंस कोविड पॉलिसी आई है, उसमें हमें लगता नहीं है कि बहुत लोग फिट हो पाएंगे। क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट था आरबीआई का और सरकार का, हमें जो लगता है कि मतलब कि वो अपने सरकार और आरबीआई अपने विजडम में, और इकोनॉमिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं, वो अपने डेफिनेटली अपने विजडम में डिसीजन जो लिए हैं रीफाइनेंसिंग का। लेकिन हमें लगता था कि सिंपल एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग यदि अलाउ कर दे, लेंडर्स और बोरोवर्स आपस में बैठकर वो अपने कैश फ्लो को देखकर बोरोवर्स के हिसाब से, लेंडर्स उस हिसाब से यदि रीस्ट्रक्चर करें, स्टैंडर्ड एसेट रहता, तो बहुत सिंपल वे में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन अभी हमें जो लगता है कि जो एक वातावरण है जिसमें कि जो गाइडेंस दिया जा रहा है या गाइडलाइंस ले डाउन किया जा रहा है, उसमें इस तरह के गाइडलाइंस रहते हैं कि जहां लगता है कि हो सकता है कि बोरोवर ठीक नहीं हो, वो बैंकर्स को चीट कर ले। एक मिसट्रस्ट का जो एक एनवायरनमेंट हो गया है, इसी के लिए इस तरह के स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस आ जाते हैं, जो कि कितना बार प्रैक्टिकल नहीं रहते। तो हमें लगता है कि अभी एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हो रहा है
ये वेवर ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि 5 महीने 6 महीने के जो इंटरेस्ट है उसको वेव किया जाए, हमें नहीं लगता है कि वो कोई उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगा। उसमें क्या है कि बैंक्स वाले और जो लेंडर्स है वो और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 लाख करोड़ यदि उन्हें ऑफसेट किया जाए या उनको वेव किया जाए तो वो तो बेयर नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो रीजनेबल वे में कैसे होता, ये एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग से दोनों ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ये हमारा विचार है। तो आपका कहना है कि जो ये अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम ला रहा है, जिसका प्रस्ताव है, जिस पर एक बड़ी कमेटी बनी हुई है, वो जो प्रोग्राम है, क्या वो उसका उद्देश्य हासिल नहीं कर पाएगा? हमें तो लगता है कि प्रैक्टिकली उसमें बहुत समय लगेगा, बिकॉज उसमें जिस तरह के कंडीशंस दिए हुए हैं उस कंडीशंस को कंप्लाई करके जब तक वो एड्रेस होगा, जैसे कि कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल पहुंच गया है, अब डॉक्टर को एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई उनका ब्लड प्रेशर यदि 80 और 120 हो तब आप ये करिए, 125 हो तो ये करिए, 130 हो तो ये करिए, लेकिन एक 130-90 का भी एक पेशेंट नॉर्मल हो सकता है, उसका इलाज के लिए उसको कोई दूसरा मेडिसिन का जरूरत हो। तो सबके लिए सेम मेडिसिन जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन सबके लिए एप्लीकेबल हो। उसी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग में ये कमर्शियल डिसीजन है लेंडर और बोरोवर के बीच में, तो लेंडर और बोरोवर के बीच में एक विश्वास का रिश्ता है। अब जैसे कि हम लोग भी जो लोन देते हैं उसमें एक तो फाइनेंशियल वगैरह सब देखते हैं, उसके अलावा एक विश्वास का रिश्ता है। उस विश्वास के बेसिस पर हो सकता है कि 2 या 3% वो विश्वास को कायम नहीं रखते हो, लेकिन 97-98% लोग उस विश्वास के ही बेसिस पर आज 30 साल से जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाए हैं, एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन चलाए हैं, वो बढ़ा है उसी के कारण से, क्योंकि एक विश्वास का रिश्ता है कि यदि कोई बोरोवर को प्रॉब्लम है तो उसको आकर हम लोग उसका हैंड होल्ड किए कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, और वो आकर पेमेंट भी किया है। आपका तो ये मतलब बहुत मशहूर उदाहरण है ये दुनिया को बताने के लिए कि आप वो बिरले व्यापारी हैं जिन्होंने विजय माल्या से अपना पैसा वसूल लिया है, जिसके बारे में पूरे भारत में चर्चा है कि वो लोगों का पैसा लेके भाग गए। तो आपका इस महीने में जो आप अनुभव है और जो भी आपकी सलाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दरअसल क्या करना चाहिए? वो जो रास्ते पे चल रहा है वो सही है या उसको अपना थोड़ा कोर्स करेक्शन की जरूरत है और उन्हें कुछ और करना चाहिए? देखिए, रिजर्व बैंक को कोर्स करेक्शन बोलने के लिए तो हमें नहीं लगता है कि उतना बुद्धिमान हम हैं कि हम रिजर्व बैंक को गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से कोर्स करेक्शन करना है। लेकिन हम लोग तो अपनी जो कंटेंशंस हैं, जो अपने विचारधारा से उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये करना सही रहेगा। और अभी जो एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में जो ज़रूरत है उसमें ज़रूरत है कि एक कॉन्फिडेंस लाना सरकार को भी और बैंकर्स और जो उनके बोरोवर्स है उसके बीच में कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। और उस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए बोरोवर और लेंडर को आपस में बैठकर देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और खाली ही गाइडलाइंस और यदि स्ट्रक्चर्स में सबको ढाला जाए तो हमें नहीं लगता है कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। और अभी अनफॉर्चुनेटली यदि कोई कंपनी में प्रॉब्लम है वो IBCB में नहीं जा सकता है, तो इसी के कारण से सब तरह से रास्ता अभी बंद हो गया है। तो RBI को गाइडलाइन में एक फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा, बैंकर्स को, लेंडर्स को और जो बोरोवर्स हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा, भैया आप आपस में बैठकर एक रेजोल्यूशन करिए जो प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन है। और 6 महीना का ये एक पीरियड यदि वो देते हैं तो हमें लगता है कि 80-90% ऑफ द थिंग्स कैन गेट रिजॉल्व। और यदि वो नहीं होता है तो हमें नहीं लगता है कि थिंग्स रिजॉल्व होंगे और ये पेचीदा ही होता जाएगा जैसे अपने आगे बढ़ते हैं। जी। तो दूसरी तरफ जो एक बात आ रही है, वो सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया और वहाँ कहा है कि ये जो मॉरेटोरियम की विंडो है, यानी जो किस्त चुकाने से छूट दी गई है 6 महीने के लिए, इसको 2 साल तक बढ़ाए जाने का प्रोविजन है। ये नहीं कहा है कि बढ़ाएंगे या बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर चाहें तो बढ़ाया जा सकता है। आपको लगता है कि मॉरेटोरियम को 1.5 साल और बढ़ा देने से कुछ फायदा होने जा रहा है? नहीं, ये जो मॉरेटोरियम है, जो RBI का रेफरेंस जो उनके सर्कुलर, एक 6 अगस्त को एक सर्कुलर इशू हुआ है
रीफाइनेंसिंग कोविड पॉलिसी के लिए, उसमें 2 साल का मॉरेटोरियम दे सकते हैं, लेकिन उसमें फिट होने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो अनफिट रहेंगे उसमें फिट होने के लिए, तो इसी के लिए उन्हें वो मॉरेटोरियम मिल नहीं पाएगा। और जब तक वो मिलता है, जितने बैंक्स हैं सबको एक पॉलिसी लाना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप हुआ है, वो एक्सपर्ट पैनल क्या गाइडलाइंस देते हैं उसके बेसिस में जाना पड़ेगा। तो हम ये बताते हैं कि यदि कोई आदमी हॉस्पिटल में आता है और इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस समय आप पैरामीटर्स के बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और डॉक्टर्स के टीम के ऊपर कि वो पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट जरूरत है वो देकर पेशेंट को ठीक करे, और वो फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा। तो हमें जो लगता है कि अभी जो विंडो जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट भी हियरिंग कर रही है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी को पता है कि ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के खाली एक ही सोल्यूशन है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ करने के लिए बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। उसके अलावा हमें कोई उपाय नहीं लगता है, क्योंकि हम तो 30 साल से लेंडिंग बिजनेस में। तो आप कह रहे हैं वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ होगी, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो बहुत सारे होम लोन की ईएमआई वाले लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 1.5 साल की एक्स्ट्रा विंडो मिल सकती है, तो ये उनके लिए कतई नहीं मिलने जा रही है। जो सरकार ने वहां एफिडेविट दिया है उसका अर्थ है कुछ खास इंडस्ट्रीज को। लेकिन अब प्रश्न ये है, आपका जो सेक्टर है एनबीएफसी, उसके लिए क्या होना चाहिए? एनबीएफसी की समस्या तो कोविड आने के पहले से दिख रही थी और बहुत तकलीफ में एनबीएफसीज हैं कहा जा रहा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। तो उनके लिए इस वक्त क्या होना चाहिए? क्या रिजर्व बैंक को अलग से उन पर एक कमेटी बैठानी चाहिए, विचार करना चाहिए? नहीं, आप सही बोले कि उनके लिए यदि आरबीआई एक अलग से कमेटी बिठाए, जहां पर कि उनके जो इश्यूज हैं, उनके 2 इश्यूज हैं। एक इशू एनबीएफसी के रहते हैं कि हम कहाँ कहाँ से फंड्स ले सकते हैं, क्योंकि फंड्स ही हमारे लिए रॉ मटेरियल है। सो हमारे लिए 2-3 ऑप्शंस रखना बहुत जरूरी है। अभी भी जो सरकार 1 साल 2 साल में जो जितने भी जो मेजर्स आए हैं, सब बैंक्स के थ्रू हुई मेजर्स अनाउंस में जो एनबीएफसी को सपोर्ट दिया गया है। उसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक, और नेचुरली हम भी यदि बैंकर के शूज में रहते तो हम भी यही सोचते कि भाई जो कंपनीज, जो एनबीएफसीज इंडस्ट्रियल ग्रुप से सपोर्टेड हैं, जहां पर एक बैकअप है, या जो एनबीएफसीज रिटेल फाइनेंसिंग कर रही हैं उस पर रिस्क कम है, तो इसी के लिए उन्हीं को सपोर्ट किया जाए, तो उनको अभी पैसा मिल रहा है। लेकिन जो कंपनीज जैसे कि हमारी कंपनीज है, जहां हम एसएमई लैंडिंग कर रहे हैं, इक्विपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, उस सेक्टर्स में ही अभी जनरली पेन है। तो इसी के कारण से कोई भी बैंकर हो वो थोड़ा हेजिटेंट होगा कोई भी मेजर्स लेने के लिए या किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये अस्वाभाविक है, लेकिन अभी इस माहौल में आरबीआई और गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि जो एनबीएफसीज हैं और जो एसएमईज वगैरह को लैंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको क्या सपोर्ट चाहिए और इमीडिएट सपोर्ट देना पड़ेगा। और सपोर्ट के लिए हम ये नहीं बोलते हैं कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, पॉलिसी गाइडलाइन लाइए, और वहां पर जैसे एक्सपर्ट कमेटी अभी सेटअप किया गया है ये मॉरेटोरियम के लिए, रीफाइनेंसिंग के लिए, उसी तरह से एनबीएफसी के लिए भी एक यदि सेटअप किया जाए इमीडिएटली, और ईच एनबीएफसी, जो बड़े एनबीएफसी हैं, उनके साथ डिस्कशन करके कि किस तरह से एक रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि हमें अब क्या है कि ये मॉरेटोरियम हुआ या रीफाइनेंसिंग जो अभी कोविड पॉलिसी जो आरबीआई 6 अगस्त को अनाउंस किए हैं, हमें हमारे बोरोवर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन हमें हमारे लेंडर से ये नहीं मिलेगा। अब सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से फंड्स बीच में रेज करें। यदि हम अपने बोरोवर्स को एक्सटेंड करते हैं, जैसे मॉरेटोरियम भी हम अपने बोरोवर्स को एक्सटेंड किए हैं, और अब रीफाइनेंसिंग का भी पॉलिसी में हम लोग एक्सटेंड करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं मिलेगा, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कहाँ से हम पैसा लाए। या तो हमें कोई तरह का जादू टोना करना पड़ेगा जिससे कि पैसा को किसी तरह से लाया जा सकता है, नहीं तो हम ये एक्सटेंड करने पर तो हमें ही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जी, तो ये जो आप पैनल की बात कर रहे हैं कि आरबीआई को ऐसा एक एक्सपर्ट पैनल एनबीएफसीज के लिए बनाना चाहिए, तो उस पैनल में किन लोगों को रखा जाना चाहिए? कौन लोग हों जो, क्योंकि कहा जाता है अगर डॉक्टर मर्ज को समझता नहीं है तो उसका फायदा नहीं है, तो वो कौन डॉक्टर्स हैं जो इस कमेटी में हों जिससे वास्तव में इस सेक्टर की समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, इसमें देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत भी नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी में आरबीआई की एक कोई भी
रिप्रेजेंटेटिव हों सीनियर, जो डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, बैंकर्स के 2-3 बैंकर्स हों उसमें, जो कि जैसे स्टेट बैंक हुए या और भी 1-2 बड़े बैंक हुए, 1-2 प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए, 3-4 जन लोग मिलकर, और जो भी एनबीएफसी को इश्यूज हैं वो एनबीएफसी उस पैनल पे जाकर अपना प्रेजेंटेशन दे सकें और वो वहां पर इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर सकें। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसमें काफी डिस्कशन का जरूरत नहीं है। अभी टाइम डिस्कशन का नहीं है, अभी टाइम एक्शन का है, क्योंकि यदि इस इकोनॉमी का ये कंडीशन है और कोविड के कारण से भी, तो अभी एक्शन जो लेने का टाइम है, इसमें डिसीजंस बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। इसी के लिए 3-4 जन ही लोग यदि हों तो बहुत फास्ट डिसीजंस हो सकते हैं। और जो एनबीएफसी को बोला जाए कि भाई आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पैनल में जाइए, आप यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनके साथ बैठिए और वो एक रेजोल्यूशन निकालेंगे। रेजोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, रेजोल्यूशन हो सकता है कि भाई ठीक है, हम आपको बैंकर्स जो हैं और आरबीआई के गाइडेंस में कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप स्ट्रक्चर्ड वे में कंपनी को बंद कर दें, हो सकता है, ये भी गाइडेंस हो सकता है। उस तरह से उस जो भी एनबीएफसी को बोले कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में बंद कर दीजिए, तो वो एनबीएफसी को स्ट्रक्चर्ड वे में बंद कर दें, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाए। क्योंकि आप जैसे आज कोविड पेशेंट्स ही आप देखिए, जो कोविड से इफेक्टेड होकर लोग मर गए, तो उसके पेशेंट के लिए भी एक प्रोटोकॉल सेटअप किया गया है, क्योंकि यदि से कोई दूसरे लोग इफेक्टेड नहीं हो जाए, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है, मौत का भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है। तो उसी तरह से यानी कारोबार, तो मतलब अगर कारोबार चल नहीं पा रहा है और ये बात साफ हो जाए दोनों बैठ के एक्सपर्ट पैनल और कंपनी के बीच में कि अब इसको चलाना संभव नहीं है, तो फिर उसको बंद करने का एक अच्छा इज्जतदार रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन दूसरा जो इसका जो दूसरा पक्ष है, जो कारोबार चल सकते हैं, जैसा आपने अभी कहा, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या तो पैसे की है, नकदी की समस्या, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं। उसको रिजॉल्व करने का कोई रास्ता आपको, नुस्खा दिखता होगा, क्योंकि आपको रोज समस्या दिख रही है, तो आपके मन में कुछ समाधान भी आ रहे होंगे। नहीं, देखिए उसमें भी समाधान बहुत सिंपल है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल रहते हैं। इसमें भी सिंपल सॉल्यूशंस है। सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि एनबीएफसीज के लिए जिस तरह से हाउसिंग फाइनेंस के लिए एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, जहां से उनको सपोर्ट मिल जाता है, उसी तरह से एनबीएफसीज के लिए एक एसपीवी इस तरह से सेटअप हो जाए एनएचबी जैसा। सेकेंड है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को प्रमोट करना है, तो उसके लिए सरकार एक फंड ईयरमार्क कर सकती है। थर्ड है कि जो एनबीएफसी लार्ज हैं उनको पब्लिक डिपॉजिट अलाउ किया जाए लेने के लिए, तो जिससे कि उनके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंडिंग हो। क्योंकि कोई भी एनबीएफसी अब रॉ मटेरियल भी जब चाहिए, तो एनबीएफसी इसके लिए फाइनेंस रॉ मटेरियल है, तो उनके लिए 3-4 ऑप्शंस होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल रेज कर सकते हैं। फिर आप उसमें नियंत्रण करिए। आरबीआई को हो सकता है कि पब्लिक डिपॉजिट जो ले रहे हैं तो उनको टाइटली कंट्रोल करना है, तो आप उनको टाइटली कंट्रोल करिए, उसके लिए आप मेजर्स लगाइए। लेकिन आप यदि रॉ मटेरियल उनको एक्सेस ही नहीं करने देंगे, तो फिर वो अपना बिजनेस कैसे चला सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आपने हालांकि उसकी तरफ इशारा कर दिया है कि टाइटली कंट्रोल करें। इस वक्त बहुत लोग परेशान हैं इस बात से कि इंटरेस्ट रेट बहुत गिर गए हैं, खास तौर पे वो लोग जो बैंक डिपॉजिट में पैसा रख के उसके इंटरेस्ट से अपना खर्चा चलाते हैं, सीनियर सिटीजन। ऐसे लोगों को दिखाई पड़ता है विज्ञापन अखबार में कि फलानी एनबीएफसी कंपनी इतना ऊंचा इंटरेस्ट दे रही है, यहाँ 3 साल का एफडी लगा दो। और अतीत में ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ऐसी कंपनियों में पैसा लगा के लोग फंस गए हैं। इसमें आप क्या उस डिपॉजिटर को कुछ सलाह दे सकते हैं कि वो क्या देखे, कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है? जी देखिए, जो भी डिपॉजिटर है उनको 3 चीज देखना जरूरी है। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, कि कितने साल से वो कंपनी है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सेकंड, मैनेजमेंट टीम। और थर्ड, उनका बिजनेस मॉडल, कि जिनका बिजनेस मॉडल में ज़्यादा रिस्क हो और वो रिस्क को मैनेज, इसी के लिए मैनेजमेंट टीम इम्पॉर्टेंट है, ट्रैक रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ देखकर यदि डिपॉजिटर्स अपने पैसे को लगाएं एनबीएफसीज में, तो हमें नहीं लगता है कि वो रिस्की होगा। लेकिन खाली यदि डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट रेट को ही देख कर जाए, तब हो सकता है कि वो रिस्क ले रहे हो। तो ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का देखना भी बहुत जरूरी है कि कितने सालों से कंपनी है, कितने बार वो साइकिल्स में ऊपर नीचे गए हुए, ऊपर नीचे के साइकिल्स देखे हुए हैं। क्योंकि कोई भी किसी भी लाइफ में ऊपर नीचे होता ही है। तो जब मार्केट ठीक नहीं हो, तो उस समय उस कंपनी
किस तरह से कर रिएक्ट किए हैं, किस तरह से वो रिस्क को मैनेज कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बैंक्स में भी अभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, बैंक्स भी डिपॉजिट्स पर कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लेकिन जहां पर वो लेंडिंग कर रहे हैं वहां पर वो रेट को कम नहीं किए। तो आरबीआई को अभी बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट कैप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो रहा है कि वो एक विशेष साइकिल क्रिएट हो गया है कि बैंक्स बोलते हैं कि कुछ कंपनीज में उनको रिस्क ज़्यादा लगता है तो इंटरेस्ट रेट 13, 14, 15% चार्ज कर लेते हैं। अब वो 15% जब चार्ज करते हैं तो उस कंपनी में यदि रिस्क ज़्यादा है, या तो आप लैंड मत करिए, और यदि आप 15% चार्ज करें तो कंपनी का ऐसे ही भट्टा बैठने वाला है, तो आपका पूरा ही पैसा डूबेगा। आप इंटरेस्ट रेट सोच सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कंपनी आपको प्रिंसिपल ही आपका चला जाएगा, क्योंकि कैसे वो कंपनी सर्विस कर पाए। तो प्रैक्टिकल अभी सोल्यूशन होगा कि आरबीआई को अभी कैप करना चाहिए इंटरेस्ट रेट बैंक्स के लिए, क्योंकि उनके डिपॉजिट रेट्स कम हो गए, क्योंकि रेपो रेट्स कम आरबीआई कम कर दिए, तो इसी के कारण से उनके डिपॉजिट रेट्स भी कम हो गए। यदि वो एक कैप करे तो उसमें क्या है कि आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। यदि आप हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं कंपनीज को, तो वो कंपनीज भी उसको अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग में ढालेंगे, तो प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा, तो उसका एक विशियस साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो बहुत जरूरी है अभी कि विशियस साइकिल से ट्रांजिशन करके एक वर्चुअस साइकिल में आए। जी, विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल में आए। इस पे मैं आपसे थोड़ा देश दुनिया के हाल पे सवाल पूछना चाहता हूं जो मन में है, लेकिन उससे पहले एक स्पेसिफिक सवाल कि वित्त मंत्री एक बैठक करने जा रही हैं बैंकर्स के साथ, और मेरा ख्याल है आपके पास जरूर कुछ सुझाव होंगे उनके लिए। क्या उस एजेंडा में जब वो मीटिंग कर रही हैं उसमें टॉप एजेंडा क्या होना चाहिए, किस चीज को एड्रेस करने पे पूरा फोकस होना चाहिए? ये देखिए, उसमें तो अब जैसे जो हम लोग पेपर में पढ़े हैं कि कल वित्त मंत्री मीटिंग कर रही है मॉरिटोरियम की इश्यू को लेकर, तो मॉरिटोरियम में हमें लगता है कि खाली एक ही सिंपल सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम सब तरह से एग्जामिन कर लिए हैं, काफी लोग से डिस्कशन कर लिए हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं एनबीएफसीज के हों, बोरोवर्स हों या बैंकर्स हों, जितने भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हम एकेडमिशियंस का बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स, ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके अलावा जो भी कुछ कर ले, इट इज नॉट गोइंग टू हैव द डिजायर्ड रिजल्ट, कुछ भी कर ले। तो यानी एकमात्र रास्ता है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। और इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जो जिस आदमी ने भी आपसे कर्जा ले रखा है उसके साथ आप बैठें, पूछें भाई तुम्हारी क्या हालत है, ये जो हमने पहले शर्तें तय की थी, इतना इंटरेस्ट इतना टेन्योर, ये नहीं हो पाएगा, तो आज आपकी दशा क्या है, आप कितने समय में चुका पाएंगे और महीने में कितनी किस्त भर सकते हैं, इस हिसाब से नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करें और हाँ, उस नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भुगतान शुरू हो जाए। जरूरत पड़े तो 3 महीने की छूट दे दें कि भाई अगले 3 महीने ले लो अपने हाँ, हिसाब किताब को दुरुस्त करने के लिए। अब एक सवाल आपसे, जो बड़ा सवाल मैं पूछना शुरू में चाहता था, फिर मुझे लगता है कि हम बड़ी चीजों पे बात करने लगते हैं तो स्पेसिफिक्स पे आ नहीं पाते हैं। इस वक्त का हाल क्या दिख रहा है? चारों तरफ जो हाल है, जीडीपी का 24% का ड्रॉप दिखाई पड़ा, भारत का कुल कारोबार 24% कम हो गया, महंगाई काबू में आती नहीं दिख रही है, बेरोजगारी के जो आंकड़े जहां से आ रहे हैं वो डरा रहे हैं, और एनपीए की बात अभी हम कर ही रहे हैं। इस हाल में क्या मतलब हम मान लें कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाही की तरफ जा रही है? देखिए, अभी तो जिस तरह के जो फिगर्स आ रहे हैं, जो इंडिकेशन है, वो सही नहीं है। तो इसी के कारण से हमें नहीं लगता है कि हम तबाही की तरफ से जा रहे हैं। गवर्नमेंट फुल्ली कॉन्शियस है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी जीडीपी जो 23-24% का डी ग्रोथ हुआ है, तो उसमें सब देख ही पा रहे हैं कि, तो सरकार को भी पता है। अब स्टेप्स लेना ज़रूरी है। यदि जिस तरह से कोविड के लिए एक स्टेप्स लिया गया, पहले इमरजेंसी लॉकडाउन था, फिर धीरे धीरे करके अनलॉकडाउन अब हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके उसको खोला जा रहा है, जैसे वो नियंत्रण में आया, उसी तरह से अभी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाए और उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के कारण से अभी ये ज़रूरी हो गया है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उसमें क्लोजर इंटरेक्शन होना पड़ेगा और एक विश्वास पर बेस करके इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि कुछ लोग उस विश्वास
विश्वासघात भी कर सकते हैं, लेकिन 100 में से हमें लगता है 1 या 2% इस तरह के लोग होंगे। 97 से 98% ये के ऊपर यदि आप विश्वास करें, तो उस विश्वास के बेसिस पर जो आप पॉलिसीज लाएं उसको इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकल वे में। अब जैसे 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज, हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, लेकिन 20,000 करोड़ में उससे ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि यदि हर सेक्टर को देखा जाए, अब जैसे कि कोई को समझ लीजिए कि कोई को सर का में पेन है तो आप हेडेक के लिए मेडिसिन देते हैं, स्टमक का पेन है तो स्टमक के लिए दीजिए। यदि सभी को आप जनरल मेडिसिन दे दिए तो उसमें कुछ ठीक हुए कुछ ठीक नहीं हुए, मेडिसिन भी वेस्ट हो गया। तो इसी तरह से अभी भी हमें लगता है कि यदि फोकस्ड वे में हर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है उसको यदि सॉर्ट आउट किया जाए तो पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। खाली आप देखें कि छोटे छोटे मेडिसिन से ही उसमें काम हो सकता है। तो कुछ एक बात बताएं, क्या आपको दिख रहा है कौन से सेक्टर्स हैं जहां तकलीफ सबसे ज्यादा है, कौन सी जगह है जहां आदमी का रोजगार मुश्किल में है? क्योंकि आप तो तमाम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तमाम बिजनेसेस आपके पास आ रहे होंगे कि भाई अब कर्जा देने की चुकाने की हालत नहीं है, या कुछ ऐसे आ रहे होंगे कि नहीं बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई मोरेटोरियम नहीं चाहिए, हम तो पूरा पैसा भरेंगे। तो क्या जमीन पे क्या है, कौन ज्यादा तकलीफ में है, कौन कम तकलीफ में है? जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी दवा से काम हो सकता है, वो दवा क्या हो सकती है? ये अब देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, होटल्स में हैं, टूरिज्म सेक्टर्स वगैरह में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें भी बहुत पेन है, और वो पेन्स भी बहुत इजीली एड्रेस हो सकते हैं। अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसेशनर्स, सभी जो जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, आकर उनका फर्स्ट कंप्लेंट रहता है कि भाई हमारे बिल्स का पेमेंट नहीं हो रहा, हमें आर्बिट्रेशन अवार्ड्स मिल गया, डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट से, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होता है, कोर्ट्स में 1 साल से 10 साल लग गया, तो सब उनका पेमेंट वहां पर पैसा फंस गया। सरकार के लिए बहुत इजी है, इसके लिए कोई स्टिमुलस पैकेज का जरूरत नहीं है। यदि वो पैसा और वो बिल्स वगैरह जो डिस्प्यूटेड है उसको एक टाइम फ्रेम में 30 दिन हो, 45 दिन हो, 60 दिन हो, कोर्ट्स में जो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स पड़े हुए हैं उसमें कोर्ट्स का डिसीजन हो जाए कि हम 60 दिन में इसको एड्रेस करके वन वे और द अदर, यदि वो समझिए कि गलत यदि उनको अवार्ड मिला हुआ है तो कोर्ट उसको कैंसिल कर दे, और सही अवार्ड हो तो जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसे डायरेक्शन दिया जाए उन्हें कि भाई आप इसका पेमेंट करिए, इसको आप डिस्प्यूट में फंसा कर मत रखिए। तो उससे क्या होगा कि उनके हाथ में कुछ पैसा आया, उनके पास यदि पैसा आया तो वो बैंकर्स को, लेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो उनको और सपोर्ट करें काम करने के लिए। तो ये सब एक साइकिल है। तो हर सेक्टर में उसी तरह से आप स्मॉल स्टेप्स यदि लें और जहां पर भी जो रोड ब्लॉक्स है उसको आप यदि रिमूव कर दें तो हमें लगता है कि बहुत कम पैसे में इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ सकता है। जी, लेकिन जो दूसरा सवाल है कि तकलीफ कहाँ कहाँ ज्यादा दिख रही है, कहाँ कम दिख रही है, और आपको कहीं से उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं, जो रे ऑफ होप कहते हैं, क्या दिखने लगी हैं, या अभी ये सवाल पूछने के लिए भी बहुत जल्दी है? जी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उसमें अभी पेन है, जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपने देश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी सेक्टर में है। तो इसी के लिए इस सेक्टर को एड्रेस करने पर आप 3 बेनिफिट मिल रहा है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश के लिए ज़रूरी है, तो इसी के लिए उसका काम हुआ। सेकंड, जो एम्प्लॉयमेंट अपने को चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट का भी उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और कम पैसे में ये पूरा ही स्ट्रीम पर आ सकता है, क्योंकि जहाँ रोड ब्लॉक्स है उसी को खाली रिमूव करना है। अभी जो सेक्टर्स ठीक कर रहे हैं, फूड सेक्टर है, एफएमसीजी वगैरह हैं, उनमें यहाँ पर जो इसेंशियल्स हैं वो सब ठीक चल रहे हैं, क्योंकि यदि कोई घर पर लॉकडाउन में हो या कहीं पर भी उन्हें खाना पड़ेगा, कपड़ा वगैरह का भी सब उनको कम जरूरत है, बिकॉज घर पर ही रहते हैं, अभी बाहर जाते नहीं है। तो इसी के कारण से जो सेक्टर्स इसेंशियल प्रोडक्ट्स में है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स वगैरह में उसमें अच्छा है, टेलीकॉम है, दैट शुड डू वेल, बिकॉज सभी अभी वर्चुअल में ही सब चीज कॉल हो रहा है, फिजिकल मीटिंग्स ही नहीं हो रहा है। तो ये सब सेक्टर्स ठीक है, लेकिन जहां पर लार्ज एम्प्लॉयमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में
इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और जितना फास्ट ये एड्रेस हो उतना देश के लिए बेटर है। तो इसमें अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। एक काम सरकार को करना हो, पहला तो यह कि सरकार के हाथ में कुछ है क्या? क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज की बजाय 20,000 करोड़ से ही गुजारा हो सकता था, लेकिन उसमें कई चीजें जो बताई आपने, उसमें वो बहुत सारे उस पैकेज में लिखा गया है कि हम इनकम टैक्स का रिफंड देंगे, ये भी पैकेज में लिखा हुआ है। तो जबकि वो तो मेरा हक है, उसमें पैकेज किस बात का है? सरकार क्या कर सकती है तुरंत, अगर उसको पूछा जाए कि पहला कदम उठाइए जिससे अब चीजें सुधरनी शुरू हो जाएं, वो क्या होना चाहिए? ये देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो बैंकर्स और जो बोरोअर्स हैं, लेंडर्स और बोरोअर्स के बीच में जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए। ये जो हमने कहा कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग वही एक उपाय है, उसमें सरकार को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल पॉलिसी अनाउंसमेंट। सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ पर भी जो पेमेंट्स वगैरह अटके हुए हैं, जहाँ लीगल डिस्प्यूट्स हो या आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हो या बिल्स अटके हुए हों सरकार के यहाँ, क्योंकि सरकार बोल रही है हमारे पास पैसा नहीं है इसी के लिए हम नहीं दे सकते। अब जैसे कि NHI वगैरह के अगेंस्ट में हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, उनके आर्बिट्रेशन अवार्ड्स वगैरह अगेंस्ट में है NHI के, अब वो पेमेंट नहीं दे पा रहे, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं। उसके लिए भी उपाय है, यदि पैसा नहीं हो तो उसका उपाय बहुत सिंपल है, NHI उनको बॉन्ड्स दे दें। उस बॉन्ड्स को, बिकॉज ऐसे ही बैंक्स अभी जो भी पैसा है वो लेंड नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, उसके जगह बैंक्स को वो बॉन्ड दे दे तो उनका सेटलमेंट हो गया, तो उनका बैलेंस शीट ठीक हो गया, बैंक्स का जो पैसा जहां पर जाने का था वहां चला गया और सरकार को पैसा भी नहीं देना पड़ा। तो सभी चीज का बहुत सिंपल उपाय है। तो हमें ये लगता है कि अभी बहुत जरूरी है सरकार को कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसके साथ बैठें और क्लियर कट डिस्कशन करें। यदि सरकार बताए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। यदि हम डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं बताएं तो बेचारा तो फिर उस ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो क्या इस वक्त सरकार के साथ ये समस्या है कि सामने बैठ के बातचीत नहीं हो रही है इंडस्ट्री के साथ? नहीं, बातचीत हो रही है, हम ये नहीं बोल रहे हैं बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो बातचीत जरूरी है कि जो सेक्टर्स में जहां प्रॉब्लम्स हैं और वहां पर कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और ये डिसीजन हो कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकले, उस सोल्यूशन में हो सकता है कुछ सोल्यूशंस वर्कआउट हो, कुछ नहीं हो। हमेशा ये नहीं है कि जो सोल्यूशंस इंडस्ट्री से या बिजनेसमैन से जो सरकार को मिल रही है सब सोल्यूशंस 100% वर्केबल, उसमें हो सकता है कुछ सोल्यूशन वर्केबल नहीं हो, तो उसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जरूरत है। तो लगातार टेबल पे बैठ के आमने सामने डायलॉग की जरूरत है, और खास तौर पे जैसे मुसीबत के वक्त में कहा जाता है कि वॉर रूम चलाया जाए, तो वॉर रूम मेंटालिटी में आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं युद्ध स्तर पर मुकाबला करना है समस्या का। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वन आलोक जोशी पर आने के लिए, माइंड योर बिजनेस में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी फिर हमारी बात होगी और अब से बेहतर माहौल में बात होगी। और दर्शकों के साथ मैं आग्रह करूंगा एक बार कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाते चलिएगा। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन आइकॉन दबा देंगे, यानी घंटी बजा देंगे, तो आपको खबर मिलती रहेगी कब नया वीडियो आया और कब मैं लाइव आया। धन्यवाद, नमस्कार।